अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज दूसरा दिन था समाअत का। कल आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस का, और आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा भी सुप्रीम कोर्ट में गई। और एक वालदा का शहीद की वालदा का एक ही सवाल था, और उनका ये था कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें रिपोर्ट में भी आई हैं और वो बिल्कुल सामने हैं, इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और वो ये था कि अरशद शरीफ को इस्लामाबाद से क्यों निकलना पड़ा, और फिर उनको दुबई में से भी निकलना पड़ा। और फिर जब दोबारा दुबई के लिए उन्होंने 3 दफ़ा अप्लाई किया वीज़ा के लिए, तो उनका 3 दफ़ा दुबई का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। हालांकि अरशद शरीफ पिछले दो तीन सालों में काफ़ी मुतअद्दिद दफ़ा दुबई जा चुके थे, लेकिन इसके पीछे अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अरशद शरीफ यहाँ से तो गए, जिन हालात में गए वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ही होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह के केसेस हुए, कौन इन्फ्लुएंस करता रहा, और मेमन गोट वाला जो है जो थाना है उसका जो है बयान भी सामने आया कि किस तरह कहाँ से इन्फ्लुएंस करके FIR कटवाई गई अरशद शरीफ के ख़िलाफ़, और फिर दीगर FIRs कटी, और फिर बाकायदा थ्रेट्स दी गई, उनकी जान को ख़तरा था। आज अरशद शरीफ की वालदा ने अदालत में बताया कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था, वो मुझे भी बता चुका था, आप लोगों को भी ख़त लिख चुका हुआ था। और उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट किए कि किस तरह उनके घर के बाहर लोग आके हरास कर रहे थे, अरशद को फॉलो करते थे, अरशद के और इन्हीं हालात की वजह से अरशद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि दुबई में भी उनको रहने नहीं दिया गया, और दुबई हुक्काम के कहने पर, जो कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो अब सवाल ये बनता है कि दुबई हुक्काम को इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है। और फिर जब वो कीनिया चले गए तो वहां से उन्होंने फिर 3 दफ़ा अप्लाई किया, तीनों दफ़ा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, और उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। और अरशद शरीफ साहब की शहीद की वालदा ने जो है वो एक ही सवाल किया कि जज साहब, मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। और सारे ऑनरेबल जजेस ने अरशद शरीफ साहब शहीद की वालदा से ताज़ियत की, अफसोस किया, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के तमाम शहीदों की माँ हैं। और अब ये मामला चल तो पड़ा है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने है। कल FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दर्ज की गई, जिस पर अरशद शरीफ की वालदा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी हैं, कि अरशद शरीफ की वालदा, उनकी फैमिली, उनके लवाहिकीन की मदीयत में FIR जो है दर्ज होनी चाहिए थी। आज मुझे नहीं मालूम कि उस पर क्या हुई, हम जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से, बैरिस्टर शोएब जो कि वहाँ पे मौजूद थे, उनके क्या हुआ। तो ये मामला अब अल्लाह करे चला तो है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरशद तो अब वापस आ नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम अरशद शरीफ की वालदा को, अरशद शरीफ की बेवा को, अरशद शरीफ के बच्चों को, और हम जो अरशद शरीफ की एक्सटेंडेड फैमिली थे, हमें इंसाफ चाहिए, और हमें इंसाफ मिले। हमारी भी यही दुआ है, तमन्ना है, दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत की जो JIT तश्कील करने की तजवीज़ थी उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए। इस टीम को जो लीड करेंगे वो DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के, वो इसको लीड करें। टीम में DPO सदर हो, SHO थाना रमना हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल होंगे, जबकि टीम में IG की तरफ से कोई भी नामजद ऑफिसर शामिल होगा, यानी कि IG के भी नामजद होंगे। और वो जल्द अज जल्द रिपोर्ट मुकम्मल करके IG इस्लामाबाद को जमा कराएगी और फिर अदालत में पेश की जाएगी। और तो ये जो है कि कितनी मौसर होगी ये JIT, सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं कि ये सुओ मोटो, जहाँ पे हमें ये इत्ला मिली कि ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने पहले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जिससे हमें हमारी तसल्ली नहीं हुई, वो भी ठीक नहीं थी,
और फिर हमें ख़त भी मौसूल हो रहे थे, वालदा का भी ख़त आया और इस वजह से सुओ मोटो लिया, हमने आज खुद नोटिस लिया। लेकिन देयर कुड बी मोर बिहाइंड दैट एज वेल कि क्योंकि अब इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ लेक्यूनास हैं। अब देखना यह है कि उसको लेकर आगे किस तरह चलती हैं, JIT आगे उसको के ऊपर कैसे प्रोब करेगी। दुबई के मामलात हैं, कीनिया के नैरोबी के मामलात हैं, वहाँ के नेशनल हैं, वो जो दो भाई हैं, उनका एक दोस्त है तारिक वसी। तो ये सारे मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार साहब की भी मुलाकात हुई और उन्होंने सदर को फिर कहा है कि जी आप हमारे साथ ताउन करें, हालात ख़राब हैं और जो सूरत हाल चल रही है उस पर यकीनन PTI के लीडरशिप से बात करने की बात की गई है और फिर सदर ने कहा है कि वो अपनी PTI की लीडरशिप से इस हवाले से भी बात करेंगे। हालात वाकई बहुत ख़राब हैं, माशी तौर पर सूरत हाल जो है वो किसी तरह काबू नहीं उस पर पाया जा रहा काबू और बहुत सारे मामलात हैं जिस पर यकीनन तबादला ख्याल किया होगा, सियासी भी। और फिर एक दफ़ा कहा यह जा रहा है कि डार साहब ने कहा है कि PTI की लीडरशिप को कहा जाए कि पार्लियामेंट में आएँ और बड़े फ़ैसले करें। मुल्क जो है बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज एक बैठक हुई ज़मान पार्क लाहौर में, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर लीडरशिप की जो है पार्टी रहनुमाओं की बैठक थी। तमाम मसाइल का ज़िक्र हुआ, फिर इलेक्शंस के हवाले से भी तैयारी के ऊपर कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब ने अब फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द यानी कि दिसंबर में ही असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और पार्लिमानी पार्टी बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया है ताकि आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए तेज़ी से काम शुरू किया जाए। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज ख्याल कास्त्रो साहब जो PTI के नौ मुंतखब थे MPA, उन्होंने आज पंजाब काबीना का हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया, परवेज़ इलाही साहब साथ बैठे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने इस पर सवाल उठा दिया कि जनाब हम इधर असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, आप जाके काबीना में शामिल हो गए। और सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से ला इल्म क्यों थे। एंड इट केम एज ए सरप्राइज टू इमरान खान साहब। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये डिसीजन लिया है तो क्या उनको भी चाहिए था कि वो इमरान खान साहब को इत्तला देते, इन्फॉर्म करते, ताकि जो है अगर उन्होंने मना ही करना था अपने बंदे को तो वो पहले ही मना कर देते। लेकिन ये सारी सूरत हाल है। सीनियर सियासतदान, कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि खान साहब को अब अपने वर्कर्स और कारकुनों को और अपने फॉलोअर्स को जो है उन्होंने बहुत थका कर इन्होंने उनको काफ़ी यानी कि थका दिया है। तो अब उनको आराम करने की उन्होंने तजवीज़ दी है कि वो थोड़ी देर रेस्ट करें और अगर असम्बलियाँ तहलील करनी थी तो पहले दिन ही तहलील कर देते जिस दिन उन्होंने आके अनाउंस किया था। तो ये मशावरत और ये इन मामलात में तो उनको खदशा ये है कि शायद अब इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक, माहिर कानून हैं, अरशद शरीफ के केस को बहुत करीब से ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, परसू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त हो तो बैरिस्टर साहब से हम शुरू करते हैं। शोएब, आप अरशद के दोस्त भी थे और जिस तरीके से आपने इसको एज ए पर्सनल इशू लिया हुआ है, पर्सनल केस लिया हुआ है, तो आज जो सूरत हाल हुई है, जो एक तो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अरशद शरीफ की वालदा की भी डिमांड्स हैं, तो जो FIR के हवाले से कंसर्न्स थे उस पर क्या कोई बातचीत हुई या क्या स्टेटस है उसका? FIR पे कंसर्न ये थे कि अरशद की वालदा चाह रही थी कि अरशद की जो FIR है वो उनकी मदियत में रजिस्टर की जाए।
तो वो तो एक किस्म का लेमैन सा रिजर्वेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी आप जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अरशद शरीफ के घर जाए और उनकी वालदा से उनका बयान ले ले। दैट बयान इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट FIR। दूसरी वजह ये हुई कि जो एक एप्लीकेशन दी अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कुछ नामों का तज़किरा किया, तो उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस साहब की, जो कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दी कि दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए एग्रीव्ड मदर, शी इज नॉट ए विटनेस, सो यू हैव टू टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, i.e. यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दैट इज के उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिन लोगों का नाम मेंशन है FIR में, आप इन्वेस्टिगेशन उनसे स्टार्ट करें। एट द मोमेंट जिन लोगों का नाम FIR में दर्ज कराने की अरशद शरीफ की वालदा की इस्तदा है, अभी इनको आप टच ना करें। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय चीफ जस्टिस, और ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है एज ए वेरी हम्बल लॉयर कि इट वाज सेड कि शी इज ए मदर ऑफ द डिसीज्ड, शी इज नॉट ए विटनेस। तो आपने उसको उसी हिसाब से उनका बयान लेना है। सही। जहाँ तक ताल्लुक है इसको स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का, तो ये ज़मीर हैदर मेरे भाई, बस ये वैसे जस्ट टू प्रोलॉन्ग द प्रोसेस। आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो पहले इन्वेस्टिगेशन, ये जो इंक्वायरी कमीशन की टीम गई थी FIA वाली, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई है, दैट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, तो मतलब ये कल देखते हैं कि वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। बैरिस्टर शोएब, एक चीज़ मुझे बताएं कि जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी, उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इशारतन भी और वाज़े तौर पर जो बयान वहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि जी एक तो दुबई से जो है वो UAE अथॉरिटीज़, हुकाम के कहने पर अरशद को दुबई छोड़ना पड़ा, और फिर उनको वापस मतलब दुबई का वीज़ा नहीं मिला। 3 दफ़ा उन्होंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है दुबई हुकूमत के ऊपर, UAE अथॉरिटीज़ के ऊपर। और दूसरा ये कि जो उन्होंने वकार नामी और जो उसका भाई है, और फिर वो जो तीसरा है तारिक वसी, उन तक किस तरह पहुंचा जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी वेग सी बातें हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। और उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गाड़ी का रुख किसी और तरफ था, घात किसी और तरफ लगी हुई थी पुलिस की, सीट में सुराख नहीं है, फायरिंग गाड़ी के ऊपर हुई है, अरशद की कमर में गोली लगी हुई है। तो ये चीज़ें अगर इतनी ग्लेयरिंग चीज़ें सामने हैं, तो इनको फर्दर किस तरह, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि इट वाज अ प्लान्ड एंड टारगेटिंग मर्डर, और वो उसमें लिखा गया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में। अच्छा ज़मीर हैदर, ये बात बड़ी थोड़ी सी हैरान कुन है कि फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थे, दे वर सपोज्ड टू गिव अस आंसर्स, एक्चुअली दे हैव गिवन अस मोर क्वेश्चंस, दे हैव नॉट सेटल्ड द इशू। वो हमें बार बार बता रहे हैं कि जी हमें पता था ना, मुझे आपको नहीं पता था कि उसको दुबई से निकलना पड़ा। सही। तो हमें तो पता था उसको दुबई से निकलना पड़ा। तो दिस वाज द रीजन दे वेंट टू दुबई टू आस्क हु फोर्स्ड हिम टू गो। ये हमें कह रहे जी उनको दुबई से निकाला गया। इन्होंने अभी तक हमें जवाब तो दिया कोई नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने हमें जवाब देने थे कि वो कौन से मोहरकात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ हैड टू लीव द कंट्री। वो कहते जी यहाँ प्रेशर था, प्लांट टारगेटेड किलिंग की। वो किसने की है, इसके जवाब लेने के लिए आप इतने पैसे खर्च करके केन्या और दुबई गए थे ना। आप हमें मजीद सवाल दे जा रहे हैं। हमें पता था कि उसके ऊपर यहाँ प्रेशर था, जिसके ऊपर 16 FIR कटी हो, जिसको हर रोज डर लग रहा हो कि एक और FIR कटी जाएगी, और जो उसको तो हमें तो पता था उसके ऊपर थ्रेट है। वो थ्रेट किसने दिया, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप गए थे ना। आप हमें कह रहे हैं जी इसको फाइंड आउट करें। कमीशन का बना, 2 बंदे गए, कभी केन्या जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, फिर दुबई जा रहे हैं, और बार बार हमें उन्हें वही सवाल हमें बता रहे हैं
जो सवाल, जिन सवालात का जवाब देने के लिए उनको कमीशन का सरबराह बना के हमने भेजा था। और दूसरा, उनकी रिपोर्ट बड़ी अजीब सी है। दे आर रेजिंग क्वेश्चन, एक्चुअली दे वर सपोज्ड टू गिव अस आंसर्स। सही। एक और बात कह देती है, उस बंदे ने हमें बताया कि ये एफआईआर उस बंदे के कहने पे हुई है। तो भाई तुम इन्वेस्टिगेट करो, अगर नहीं बता सकते तो जन्नत में जाओ। हमें ये सवाल पता है, हमें हालात पता है ना, किन हालात में उसको जाना पड़ा यहाँ से। सही, चले हमें हालात नहीं, बिल्कुल वो हम सबको मालूम है और यकीनन उस पर बहुत सारे सवालात हैं। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन, प्रोग्रेस बड़े अरसे बाद 43 दिन गुजरने के बाद हमने देखा, आज खुद नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट का। आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा भी चली गई और उनका सिर्फ एक ही सवाल था और वो था कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। बैरिस्टर शोएब की बात आपने सुनी होगी कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में मजीद दोबारा सवालात सामने आ गए हैं। तो क्या इससे कुछ सीरियसनेस कम नजर आती है कि बस ठीक है, एक पंजाबी जिस तरह कही था, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने की कोशिश की जा रही है इतने सेंसिटिव मामले पर? जबीर भाई देखें, बात यह है कि आज जब अरशद शरीफ शहीद की वालिदा आई, मैं समझता हूं कि पूरी कौम जो थी वो अशबार थी, क्योंकि ये जो माँ है ये अपने बेटे के लिए इंसाफ तलाश कर रही है और उसका बेटा जो है वो है जो कौम का हीरो है और वो सच बोलता था, बहादुर सहाफ़ी था। और मैं समझता हूं कि अरशद शरीफ केस में जो इंसाफ है वो सिर्फ जो शहीद है उनकी रूह के लिए या उनकी वालदा के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी कौम के लिए ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इस केस का जो फैसला है वो ये तयन करेगा कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय किस हद तक होगी और किस हद तक नहीं होगी। इस केस का फैसला ये भी तयन करेगा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा या नहीं होगा, या कानून किस बंदे के लिए क्या होगा। मैं समझता हूं कि देखें, आज हम जो ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये 1898 में बना था। 125 साल इस कानून को हो गए और ये कानून हर तरह से परखा गया है। तो कानून जो है वो हर एक के लिए एक होना चाहिए और मैं समझता हूं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो सीन टू बी डन। सही। और उनकी वालदा को बिल्कुल कानून के मुताबिक उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उस पर पर्चा भी होना चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा जो है ना तारीखी एक लम्हा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये एक स्टार्ट है। इससे ये जिन सवालों की आप बात करें उनके जवाब भी मिलेंगे, उससे मुस्तकबिल की जो सिमत है उसका तयन भी होगा और वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनका तयन भी किया जाएगा और उनको सजा भी मिलेगी इंशाल्लाह। सही। हसन खावर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब भी हैं, बैरिस्टर शोएब। ब्रेक के बाद इस पर इसी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आपके एक PTI के रुकन ने हल्फ भी उठा लिया जिस पे इमरान खान साहब की ने हैरानी का भी इजहार किया, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब, पहले तो थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा कि आप अपना कंट्रीब्यूट कर दें, जो अभी कल से मामला शुरू हुए हैं। पहले तो ये कि इतनी ताख़ीर से FIR नहीं होनी चाहिए थी। FIR का जिस दिन से ये इतला आई थी और फिर जब अरशद शरीफ की बॉडी आ गई, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हो गया, उस वक़्त से ज़ोर लगा रही थी फैमिली के FIR होनी चाहिए, लेकिन 43 दिन और वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। तो ये हुकूमत पता नहीं क्या चीज़ें चाह रही थी, हालांकि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा कमेंट कर दें, फिर ज़रा सियासी। जितना ये हाई प्रोफाइल मर्डर था और जितने वो बड़े आदमी थे और ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन जर्नलिस्ट, और मैं एग्री करूँगा दोनों जो मेरे से पहले स्पीकर्स बात कर रहे थे कि देखें, ये कौम के लिए ज़रूरी है कि ये कंक्लूड हो,
कौम के लिए ज़रूरी है कि जस्टिस प्रिवेल करे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ख़ुद लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको लीड करें और इसको देखें, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैटर भी एक हद तक बन चुका है। क्योंकि इस डेथ के पीछे जो इमरान खान है उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं और बहुत सारी उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग की है। तो ये ज़रूरी था कि ऐसे अदारे को ये दिया जाए जिसके ऊपर पूरी कौम को इत्मीनान हो, और सुप्रीम कोर्ट वो अदारा है या वो इंस्टीट्यूट है जो इसको देख रहा है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ मूवमेंट इन द राइट डायरेक्शन। अगर जो रिपोर्ट है उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं और उन्होंने और सवाल खड़े कर लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप इन सवालात के जवाब अगली दफ़ा लेके आएँ। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के हर उस अदारे के लिए जिसका इसके अंदर रोल है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और अदारे जो JIT के अंदर जब ये जो शामिल होंगे, या ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, तो इट शुड बी कंक्लूडेड। मैं तो यही कहूँगा कि इसका फ़ैसला आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन लोग इसमें जो है वो शामिल थे, जिनकी सज़ा बनती है उनको सज़ा मिले। लेकिन मैं यहाँ ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमें इसे पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। हमें इसको इस्तेमाल करते हुए सियासी फ़ायदा लेने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी बड़ा अहम है। इसकी एक न्यूट्रल तरीके से इसकी हो और हुकूमत को सपोर्ट। बिल्कुल राना एहसान साहब, लेकिन माजरत से आपकी लीडरशिप ने भी उसको, जिस तरह के ट्वीट हुए जो राना सनाउल्लाह साहब, मरियम नवाज साहिबा और फिर दीगर, उन्होंने भी तो उसको एक बड़ा डिफरेंट रंग देने की कोशिश। ये मैं अब सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई वो अरशद शरीफ तो स्पोक्स पर्सन बन गए थे PTI के। हसान खावर साहब से आपने भी सुना है, उन्होंने जितनी जो इन्वेस्टिगेटिव कमीशंस बने PTI के गवर्नमेंट में, उनको खुद एक्सपोज किया और फिर उसमें फर्दर चीजें एक्सपोज की और स्कैंडल्स लेके आए PTI गवर्नमेंट के भी। हसान खावर साहब, इज इट ट्रू कि PTI हैज ट्राइड टू मेक अरशद शरीफ्स मर्डर a political stunt? देखें, बात यह है कि मैंने तो आपको बताया है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है वो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एक बहुत संग मील की हैसियत रखती है इस केस का फैसला। अब बात यह है कि अगर तो कुछ सियासी अनासर इंसाफ के रास्ते में आड़े आएंगे तो फिर ये एक सियासी मसला भी बनेगा, और अगर वो इस इंसाफ के रास्ते में आड़े नहीं आते तो फिर ये एक आईनी और कानूनी ये मसला रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बॉल जो है ये PTI की कोर्ट में इसको सियासी या गैर सियासी बनाने का ये हुकूमत के हाथ में है। अगर हुकूमत इससे अपने आप को डिसोसिएट करती है, ये इंश्योर करती है कि इसमें इंसाफ का हसूल हो, तो बिल्कुल इसमें कोई सियासी बात नहीं है। लेकिन अगर इसके रास्ते में सियासी रुकावटें आएंगी तो फिर ये इल्ज़ाम हुकूमत के सर पे आएगा कि वो इसको एक सियासी मसला भी बना रहे हैं। बैरिस्टर शोएब का ख्याल था कि ये JIT जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा तश्कील दी जा रही है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी JITs पहले भी बनती रही, बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर, बेनजीर का मर्डर हो गया, आज तक हमें अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला, लोग मतलब चीजें हैं ऐसी। तो ये कहाँ पे वीकनेसेस जो हैं, आपको क्या लगता है कि दिस वुड बी अनदर जस्ट अनदर JIT एंड जस्ट अनदर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बाय द JIT बट नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट? पाकिस्तान की जो तारीख है ना इस किस्म के केसेस की, वो बड़ी स्याह है, और ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं उनमें ना तो इंसाफ मिला लोगों को, और वो आज तक जो है वो अनडिसाइडेड हैं। इसलिए जो लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, उनके खदशात हैं, मैं समझता हूँ वो बजा हैं। लेकिन क्या ये JIT डिलेइंग टैक्टिक होगा या इंसाफ के असूल में एक अहम संग मील होगा, इसका फैसला तो जाहिर है कि वक्त करेगा। द प्रूफ इज इन द पुडिंग। और जब फैसला आएगा और जैसे ये केस आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही। बैरिस्टर शोएब क्या कहते हैं? अच्छा, बैरिस्टर शोएब साहब साथ नहीं है। हसान खावर, क्विकली अगर मुझे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा जरा पॉलिटिकल देखा जाए। एतजाज एहसन साहब ने आज छोटी सी एक गुफ्तगू की है, वो जरा अगर आप सुन लें तो प्लीज मुझे उस पर आपका कमेंट का। हसान खावर साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, एतजाज एहसन साहब, उनका ख्याल है कि एक तो अगर करनी थी तो पहले कर देते, और दूसरा उनका ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील ना की जाएं,
सुकून किया जाए, तहलील करके इलेक्शंस की तरफ ना जाए। आपने वर्कर्स को पहले ही थका कर उनसे काफ़ी वर्कर्स को और कारिंदों से खराज वसूल कर लिया है, क्या कहते हैं? देखिए, दो तीन बातें। एक तो एतजाज हसन साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सब के लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और जाहिर है कि उनकी राय जो है वो उनकी ज़ाती राय है, तो वो एंड ही इज एंटाइटल्ड टू दैट। दूसरी बात यह है कि जब जद्दोजहद के लिए कोई मूवमेंट चलती है ना, तो उसमें लोग थका नहीं करते। ये तो जज्बा होता है जो लोगों को आगे लेके जाता है। देखिए, ये एक बात समझनी पड़ेगी ज़मीर भाई कि हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है आज की डेट में पंजाब में भी हुकूमत में है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत में है। जब भी इलेक्शन होंगे, अगर हम असेंबलियाँ तहलील कर दें तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है ना कि हम जीत जाएंगे और दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये है ये बात करने का कि हम लोग जो हैं ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं कर रहे, हम तो उन सूबों की बात कर रहे हैं जहां हम इक़्तिदार में हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन जो कि एक बड़े शफाफ तरीके से हो, मौजूदा माशी जो क्राइसिस है उससे निकाल सकता है, और उस मकसद के लिए हम जो भी ज़रूरी समझते हैं वो हम कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़े। और अगर हमें ये लग रहा है कि यही एक हल है और ये हमें अपने मकसद से करीब लेके जा रहा है, तो हम इसलिए उस रास्ते पे चल रहे हैं और सिमत में बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, इलेक्शन जीत के भी हम फिर गवर्नमेंट में अगर आ जाएंगे तो आज भी गवर्नमेंट में है, सही, हसान फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मकसद और है। सही हसान, अगर आप कह रहे हैं कि मतलब मुल्क को मसाइल से निकालना है और उसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ फौरी तौर पर आम इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाबात, तो इसहाक डार साहब भी तो आज गए हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तहरीक इंसाफ से ताउन की बात भी उन्होंने की है सदर अलवी से कि जी आप ताउन करें। तो ताउन, अगर अभी आप ये थोड़ा सा ताउन कर दें, वो भी तो मुल्क के लिए ताउन मांग रहे हैं या वो अपनी किसी जाती मुफाद के लिए ताउन मांग रहे हैं आपसे? जाती मुफाद के लिए मुझे तो लगता है मांग रहे हैं। उसकी वजह देखें, जिस शख्स ने या जिस पार्टी ने ताउन मांगना होता है अपने जाती मुफाद से बालातर होके, तो वो कोई एजेंडा लेके आता है ना। कोई ऐसा क्या माशी प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है जिसको पीटीआई अपोज कर रही है? वो कह रहे हैं कि जी 6 बजे हम एजेंडा दिया है, 6 बजे मुल्क बंद करना चाहते हैं, बहुत से ऐसी डिसीजंस लेना चाहते हैं जिसमें पीटीआई अगर पार्लियामेंट में आके बैठी होगी तो एक ओनरशिप होगी। जमीर भाई आई वॉश है। देखें, बात ये है, आज तो असेंबली में वही है ना, अगर कोई कानून साजी करने है तो उनको कौन रोक रहा है? बात ये एजेंडा ही कोई नहीं है ना। कोई प्लान लेके आए हैं जिस प्लान को हम अपोज कर रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। असेंबली में उनको कौन रोक रहा है कानून साजी से? वही तो बैठे हैं, बना ले जितने कानून बनाने हैं। सही, प्लान ही कोई नहीं है। अच्छा, प्लान ही कोई नहीं। चाहते हैं कि पाकिस्तान के मफाद को बालाए ताक रख के वो इक़्तिदार से चिमटे रहे ताकि टाइम बाय हो जाए और शायद कोई अवामी मूड चेंज हो जाए, तो ना तो ये होना है और ना इस एजेंडा में हम उनका साथ दें। सही, मैं चाहूंगा कि राना एहसान अफजल साहब की आपकी इस बात का मैं जवाब ले लूं, और क्योंकि राना एहसान अफजल साहब भी बहुत गहरी नजर रखते हैं मुल्क की माशी सूरत हाल पर। हसान खावर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई एजेंडा प्लान नहीं, अगर होता तो एक तो 8 महीने में कुछ बेहतरी ला चुके होते, और दूसरा कोई एजेंडा प्लान लेके आए कि जनाब इन चीजों पे बात करना चाहते हैं, और तीसरी बात यह कि आपके पास पार्लियामेंट है, आप जो मर्जी करें बादशाह। देखें, मैं तो समझता हूँ हमने बहुत अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है। दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में इकोनॉमीज क्रैश कर रही हैं, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, ग्रोथ रेट लोएस्ट है, इंटरेस्ट रेट्स हाईएस्ट हैं। तो इस माहौल के अंदर, और जहाँ जो हमें खोखला करके ये मुल्क लेके गए, हमने सारे राइट फैसले किए। हमने IMF का मुआहदा बहाल किया, पॉलिटिकल कॉस्ट पे की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो ये $17.5 अरब पे छोड़ के गए, $50 अरब का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए, उसको हमने 50% रिड्यूस किया है। यही हम कर सकते थे। इंपोर्ट कंप्रेशन की, ये हमने की चीज़ें। उसके बाद जहाँ से हमें डॉलर्स मिल सकते थे, चाइना जहाँ से इनकी दूरी थी, सऊदिया जहाँ से इन्होंने दूरी कर लिया, आइसोलेट कर लिया अपने आप को, अमेरिका जहाँ से दूरी थी, वहाँ सारों से हमने इंगेज करके अपने तलक़ात बहाल किए।
और अभी भी जो हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें ये बताएं कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव ये बता दें। ये कहते हैं इलेक्शन करा दो, तो क्या इलेक्शन कराएंगे तो इनके पास डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी? और अगर इलेक्शन आप कराते हैं बगैर तय किए हुए कि इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कंटिन्यू करेगी। तो इनके पास जो सोल्यूशन है वो तो है ही नहीं। हम जो मैनेज कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमने इनके गन को साफ किया, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यही कुछ हम कर सकते थे। और हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स भी, मिड टर्म प्लान्स भी हमने अनाउंस कर दिए। एग्रीकल्चर के अंदर हम चाह रहे हैं कि ये जो 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट हमारी है इसको हम हाफ करें, पाम ऑयल यहाँ उसकी सब्स्टिट्यूशन हो। हम चाह रहे हैं कि सोलराइजेशन हो, ताकि हम अपनी एनर्जी कॉस्ट जो 25% होती थी आपके इंपोर्ट बिल की, आज वो 36% हो गई है, और वो इट इज़ ए ड्रेन। तो वहाँ हम लोग सेविंग लेके आ रहे हैं। इसी तरह हम समझते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर आ जाएं। इन्होंने जो तबाही फेर दी, 25,000 अरब के कर्जे ले लिए, वहाँ हम फिस्कल डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम IMF के मुआहदे में रहें, मेंटेन करें, तो ऑटोमेटिकली फिस्कल डिसिप्लिन आ जाएगा। और आज इसाक डार तो प्लान तो बिल्कुल है। इसाक डार साहब ने कम करने के हवाले से ताउन मांग लिया खैबर पख्तूनख्वा पंजाब हुकूमत से। इशू ये है कि प्राइस कंट्रोल टोटली सूबाई जो है वो काम है, और ये बिल्कुल कतन नहीं कर रहे। होर्डिंग हो रही है, दुबा के हो रही है, प्राइस सिर्फ पंजाब और केपी में हो रही है, पंजाब केपी में भी हो रही है। और ये बड़े गंदम चोरी हो जाती है सिंध से। ये दो बड़े सूबे हैं, गंदम का सारा कंट्रोल जो 80-90% है वो पंजाब में होता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा, देखिए मकसद ये कि प्राइस कंट्रोल अगर दो बड़े सूबे नहीं करेंगे तो कहीं भी नहीं होगी। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है जो कि नहीं हो रहा। होर्डिंग के खिलाफ अब होता है, वो नहीं हो रहा। दूसरा देखें, अगर हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉन्च करनी है, जो दार साहब ने बात की आरिफ अलवी साहब से, वो कैसे मुमकिन है? मार्केट्स जो हैं वो हम तो नहीं लाहौर की बंद कर सकते। अगर सूबा ऑनलाइन होगा, आज हमें डॉलर बचाने, तो बड़ा अच्छा फैसला है अगर हम मार्केट्स को 6 बजे 7 बजे बंद कर दें। 100% होगा। 100% पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, बिल्कुल ऑन बोर्ड है। ये हमें देखिए, ये एनर्जी कंजर्वेशन, हम जितने डॉलर अभी बचते हैं हमें बचाने चाहिए। एक लिक्विडिटी क्रंच है, हम उसको मैनेज करें। लेकिन अगर सूबे ऑन बोर्ड आ जाएंगे तो बेहतर हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जल्दी जाना शुरू हो जाएंगे। चलें, आपने कहा कि ये जो बहुत ही मुश्किल हालात छोड़कर गए थे, लेकिन हसन खावर साहब, आपको याद होगा इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स भी, मैं हमेशा राना एहसान अब्दुल साहब से पूछता हूं कि वो फिगर्स आपकी गवर्नमेंट ने दिए हैं, और वो मतलब ग्रोथ रेट इज द विंडो ऑफ इकोनॉमी, कि जी ये अगर ग्रोथ रेट था तो इट मींस के दिस वाज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। योर टेक, और आप क्या ताउन करेंगे अगर पंजाब को बंद करना है शाम को 6 बजे, अगर केपी को बंद करना है शाम को 6 बजे, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाया जाए? जमीर भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर तो PTI हुकूमत की कारकर्दगी 3.5 साल की देखनी है तो वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस साल रिलीज किया है। उसको पढ़ लें तो आपको PTI हुकूमत की कारकर्दगी समझ आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मार्केटें बंद करके मईशत के पहिए को रोक ही देना है ताकि लोग रोजगार ही ना कमाएं, तो फिर मुझे नहीं पता कि ये किस किस्म का प्लान है और इसका फायदा किसको होगा, क्योंकि मुल्क तो आवाम से बनता है और आवाम के कारोबार को बंद करने से तो मैं नहीं समझता कोई फायदा हो सकता है। वर्ल्ड वाइड मैंने देखा है, राणा साहब ने सिर्फ एक बात राणा साहब ने ये कहा है कि आप हमें बता दें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। मैं 3 बातें मुख्तसरन करना चाहता हूँ जी। पहली बात ये कि आप हमारी बात ना सुने, आप मिफ्ता इस्माइल की बात सुन लें, वो आपको बता रहे हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी पार्टी को मिस इन्फॉर्म किया और मिसलीड किया और आज आप कुछ कर नहीं पा रहे। और तीसरी बात यह है कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहना जरूरी है। आप आज IMF को बुरा भला कह रहे हैं, नहीं कह रहे। इससे मुल्क मजीद खतरों से दो चार होगा, इससे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। देखेंगे अगले दिन स्टॉक मार्केट ने यह कहा कि मैं मिन्नतें नहीं करूंगा, वी विल ट्राई टू स्टे इन द प्रोग्राम। और देखें एक और पॉइंट अगर मुझे ऐड इन करने दें जी। देखें ये जो बात करें ना मिफ्ता साहब के आर्टिकल का, उस आर्टिकल को पूरा पढ़े ना। उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं कि पट्टा बिठा दिया PTI ने, शुरू में ये कहा हुआ है, उस चीज को ये गायब कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी मुल्क जो है डिफॉल्ट के, तो बिल्कुल तो इन चीजों से तो हम वाकिफ हैं और इसको हैंडल भी कर रहे हैं। जी हसन,
देखिए, तो मैं तो कह रहा हूँ जो मिफ्ता ने आज हुकूमत में कौन है, ये भी कह रहे मिफ्ता की बात माने कि पट्टा बैठा दिया पीटीआई ने, उसको कोर्ट कर रहे हैं तो वो भी कर लें। उसका जवाब तो उन्होंने पहले दे दिया मिफ्ता ना, साहब कर इकोनॉमिक रहे हैं, हुकूमत में जो बैठे हैं उसमें अमल दरामद तो उन्होंने करना है ना। तो हम और तो कर रहे हैं। क्या हमने ये कहा था कि आप IMF को बुरा भला कहें? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोग्राम को डीरेल करें? नहीं राणा साहब, देखिए IMF का प्रोग्राम को आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, आपको लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं मिलेगा भाई, ये पैसे नहीं देगा। हसन खाबिर साहब, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ राणा साहब, सर, मैं $3 अरब की बात की, आपकी अपनी प्रोजेक्शंस में वो $3 अरब कहीं नजर नहीं आ रहे, और आप तो आज भी ये फैसला कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने इलेक्शन नहीं अभी कराने, तो हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, जमीर हैदर साहब भी इधर ही हैं, पब्लिक न्यूज भी अल्लाह इसको चलता रखे, तो आप देख लेंगे 1 महीने बाद क्या हाल होगा। हसन, इनका फाइनल कमेंट देना, तो फिर मैंने हसन खाबर से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखें, कोई IMF से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई हमने उनको धमकी नहीं दी। डार साहब ने कहा कि मैं अब दोबारा मिन्नतें नहीं करूंगा, वेवर्स नहीं मांगूंगा। हाँ, वेवर्स तो कहने का मकसद ये कि मैं मतलब आपको 800 अरब के टैक्सेस लगाने के लिए तैयार मैं हैं। वसूख से आपको कह रहा हूं कि ये 9th रिव्यू मुकम्मल होगा, हम ही इसको मुकम्मल करेंगे और IMF के प्रोग्राम को हम ही कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब और KP की हुकूमतें ना रही तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी हुकूमतें बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ऐसी ओवरऑल आम इंतखाबात पंजाब में तो इंशाल्लाह बनेगी, KP को भी मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। हसन खाबर, एक चीज, ख्याल कास्त्रो ने हेल्प उठा लिया, खान साहब कहते हैं कि दिस वाज स्ट्रेंज फॉर हिम, मतलब इट वाज अ न्यूज फॉर हिम। नहीं होना चाहिए था जी। देखिए, जो हुकूमतें जाने वाली हो वहां पे तो काबीना की तौसीर नहीं होती। ख्याल कास्त्रो साहब हमारे दोस्त भी है, बड़े अच्छे आदमी है, मुझे डिटेल नहीं पता ये कैसे हुआ, खान साहब के इल्म में भी नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। हमारे नजदीक तो गवर्नमेंट 2 हफ्ते की मेहमान है, तो उसके अंदर जाहिर है काबीना की तौसीर की कोई तौजीह नहीं बनती। बहरहाल मैं समझता हूँ बड़ा ज़मीनी सा इशू है, इसमें कोई मेजर इशू नहीं। मतलब चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब को, जिस पार्टी के वो बंदे को अपनी कैबिनेट में ले रहे हैं, उसकी पार्टी के चेयरमैन से तो उनको इत्तला कर देनी चाहिए थी। यहाँ वहां पे तो गेस्ट लिस्ट जाती है। खान साहब ने कि वो कुछ और समझे तो देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन होगी जमीर भाई, ये कोई ऐसा नेशनल लेवल का इशू नहीं है। अच्छा, बहरहाल देख लेंगे, नहीं होना चाहिए। अच्छा, असेंबलियां तोड़ने की तारीख क्या तय हुई है? देखिए, असेंबलियां तोड़ने के लिए टाइम फ्रेम बड़ा क्लियर है। हमारे ख्याल में तहरील का फायदा तब होगा जब इलेक्शन रमजान से पहले हो। रमजान 22 मार्च से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि 20-21 दिसंबर तक अगर असेंबलियां तहरील होंगी तभी रमजान से पहले इलेक्शन हो सकेंगे। 22 मार्च, अच्छा, आई थॉट के अप्रैल के किसी डेट से रमजान शुरू। नहीं जी, नहीं, 22 मार्च से रमजान शुरू। ओके, तो आप लोगों का ख्याल है कि उससे पहले असेंबलियां तहलील हो जाएंगे। अब 20-21 दिसंबर तक होंगी तो तभी उससे पहले इलेक्शन नहीं। तो आज इसाक डार साहब की मुलाकात, पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब की चौई शुजात साहब से मुलाकात, चौई शुजात साहब फिर दोबारा एक्टिव हो गए हैं। पंजाब सुना है कि अब वो दोबारा कुछ राब्तों में बढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी दोबारा कोशिश तेज हो गई है आपके इन 2 असेंबलियों को तहलील करने को रोकने की? नहीं, ख्वाहिश तो उनकी है और पोस्टरिंग भी कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है ना। देखिए, डिलेइंग टैक्टिक्स अगर करेंगे भी, पार्टी के अंदर भी लोग इनको एडवाइस कर रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होना। बहरहाल जाहिर है कि कानून आइन के दायरे में रहते हुए जो वो कोई हिलजुल कर सकते हैं, आनिया जानिया कर लें, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सही। और उनकी ख्वाहिश भी है कि ये ना हो, लेकिन मैं नहीं समझता कुछ डिले तो हो सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते का फर्क पड़ सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। हसन, एक क्विक ब्रेक के बाद इफ यू कैन स्पेयर 5 मिनट्स मोर, क्विक ब्रेक। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब, आप रैलियां भी शुरू हो गई हैं, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब की मुख्तसर सी बात है, वो अगर आप सुन लें तो उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। असेंबलियों से बाहर आ चुके हैं और हुकूमत का या पार्लियामान का अमली तौर पर अब हिस्सा नहीं है। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल जी, तहलील करने का इरादा रखते हैं, यानी कि अगर आज की डेट से देखा जाए तो ये 10-12 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ कैंपेन भी चल चुकी हुई है। राना एहसान अब्दुल साहब, आप लोग भी थोड़े से परेशान बेचैन नजर आ रहे हैं, न माने या ना माने। डार साहब का जाना और जाके मतलब कहना कि जी मावनत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फिर
सदर आरिफ अलवी का कहना है कि नहीं मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगा। देखिए, इट मींस कि देयर वर सर्टेन डिमांड्स। आपको तो इसको पॉजिटिव जेस्चर लेना चाहिए Yeah, कि of course, कोई मैं तो positive ले बातचीत रहा हो हूं। रही है। देखिए, सबसे पहले तो अभी तो नए एक वजीर बने ख्याल कास्ट्रो साहब, मेरे भी दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं फैसलाबाद से। तो अभी वो तो ये आप फैसलाबाद की वजह से अच्छे दोस्त कह रहे हैं? नहीं, अच्छे आदमी है, अच्छा। यानी कि ही इज अ गुड पर्सन और उनसे गपशप लगती रहती है। तो पीटीआई के हैं तो उससे क्या हुआ, हमारे तो सियासी आप उनसे पूछिएगा कि आपने अपने चेयरमैन को बताया नहीं हेल्प लेने से पहले? चेयरमैन को सारा कुछ पता होता है, ये चेयरमैन के जाने बगैर नहीं हो सकता। चेयरमैन सिलेक्टिव डायमेंशिया जो है ना, उसका क्लेम कर लेता है कि जी मुझे किसी ने बताया नहीं। ये मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, इन्होंने 6 महीने पूरी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जी हकीकी आज़ादी, इनकलाब, पता नहीं क्या कुछ होने लगा है, आलमी साजिश, और फिर वो फ्लॉप लॉन्ग मार्च, और फिर वो फ्लॉप पिंडी का जो मामला था। उसके बाद इन्होंने कुछ तो फेस सेविंग करनी थी, इन्होंने शोशा छोड़ दिया जी असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं। उसके बाद आपके पास जो परवेज़ इलाही साहब लीडरशिप डिमांड करती थी कि भाई अगर आम इंतखाबात चाहिए तो जाओ, ये तो ठीक है, अगर ये डिसॉल्व करते हैं तो हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, हमारे लिए ये आज इमरान खान, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट मुद्दत पूरी करेगी। वो मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान को 2.5 करोड़ रुपया महीना पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी पे लगा रहा है, केपीके से अलहदा पुलिस मंगवाई हुई है। करें असेंबलियां डिसॉल्व, वापस भेजें सिक्योरिटी को, यहाँ केयर टेकर हुकूमत आए, जहाँ ये जिसके अपनी हुकूमतों के नीचे रैलियां निकालना, जलसे करना, लॉन्ग मार्च करना जो फ्लॉप हो, वो तो फिर आसान है ना। जब ये, और उसके अंदर भी आधे 50% सरकारी मुलाजिम ये होते थे, ये इनकी रैलियों के अंदर, जो मेरे पास रिपोर्टें। तो ये जरा करें ये डिसॉल्व असेंबलियां, और फिर आ जाए इलेक्शन में। इंशाल्लाह ताला पंजाब में PMLN की हुकूमत आएगी, वापस आएगी, बड़े धूम धड़ाम से आएगी। और ये जब इनकी सिक्योरिटी जाएगी और फिर केसेस भी खुलेंगे, सारा कुछ बड़े, अभी ये लंबा चौड़ा। राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब के वाज़े तौर पर वर्ड्स थे कि भाई दोनों असेंबलियां डिसॉल्व करो और आम इंतखाबात ले लो। मरियम नवाज भी कहती तो कर लें, और आम इंतखाबात की बात करती थी। अब आप लोग कहते हैं कि अच्छा जी तोड़ दो, तो हम ये दोनों हाँ तो तोड़ दें, तो फिर वो आम इंतखाबात नहीं मिलेंगे, वो आई एम सॉरी, वो नहीं मिलेंगे। नहीं, आम इंतखाबात तो फिर तो आपको जब भी आम इंतखाबात में जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी इफ यू लूज द बोथ द प्रोविंशियल। नहीं, लेकिन फायदा होगा अगर इफ यू विन द असेंबली, तो कोई ऐसी बात नहीं। ये किसने कहाँ लिखा है? देखें, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसमें हवा भरने वाले बड़े लोग बैठे हैं जो रोज हवा भरते हैं जी, ही इज पॉपुलर पॉपुलर पॉपुलर। कोई ऐसी बात नहीं। अभी आपने 29% नशिस्तें जीता है इमरान खान। आखिरी इलेक्शन कहाँ हुआ है? कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में 29% सीट्स उन्होंने जीती हैं। बाकी सीट्स वो जो है वो आपके इंडिपेंडेंट्स ने जीती है, PMLN और इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा है। और PPP वो आप लोगों ने जो नंबर दिया है ना, वो पीपल्स पार्टी और PDM का जॉइंट नंबर दिया कि देखें ये इतना है और ये 29% PTI वर्सेस आप कर लें 71% जो रिमेनिंग है, तो 71 तो ये नजर आ गया रिजल्ट। नहीं, इंडिपेंडेंट तो सबसे ज्यादा है ना। तो इंशाल्लाह यही रिजल्ट, इससे बेहतर रिजल्ट जो है वो हम पंजाब के अंदर और KPK में लेके आएंगे। ऐसी कौन सी बात है? हाँ बिल्कुल, अगर कश्मीर में ये रिजल्ट आ गया है तो वो यहाँ भी आएगा। और यहाँ का भी आप ज़िमनी इलेक्शंस देख लें तो वही सीटों पे हुआ ना जिसमें इमरान खान जीता हुआ था। 2018 का इलेक्शन, उसमें भी 25% हमने गेन की। और इमरान खान को अभी तक क्या हुआ है? फ्लॉप लॉन्ग मार्च, फ्लॉप इस्लामाबाद का वो पिंडी का शो, उसके बाद तो अच्छा था, इट वाज अ गुड शो। तो थोड़ा सा देखें, मैंने आपके लोग भी, आप देखिए, अच्छा भी मानते हैं कि अच्छा नंबर था। इनकलाब तो नहीं था ना, कोई पाकिस्तान उठ खड़ा तो नहीं हुआ था। अच्छा शो था, जैसा होता रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इनके क्लेम्स हैं, ये करें सही। वी आर ऑल्सो रेडी। ये जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होगी, हम भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ना आप लोगों को। तो हम मियां नवाज शरीफ साहब भी अहल हो जाएं तो तब अच्छा बात है। इलेक्शन अनाउंस हो, मियां साहब भी जल्दी आए पाकिस्तान, वो इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन जब तक अनाउंस नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से इलेक्शन कह रहे थे कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर। फिर अब इतलात आ रही हैं, पहले वो सुलेमान शहबाज साहब आ रहे हैं। बिल्कुल, ये करें डिसॉल्व। साहब के ये अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये फिर देखें, इसहाक डार को तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया था, कोई केस ही नहीं था। आप उनका केस तो पढ़ें, बोगस केस, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह बोगस केस के साथ यही हुआ ना, अदालतें क्लियर कर रही है ना। कोई यहाँ हमारी हुकूमत तो नहीं क्लियर कर रही, अदालतें क्लियर कर रही है। तो जब बोगस केस बनेंगे, उनके अख्ताम भी फिर इसी तरह जल्दी होंगे। नहीं तो वो तो आपने एक बाकायदा, इसके लिए भी एक बाकायदा राह हमवार की गई, नैब कवानीन में तरामीम, और उसके बाद फिर वो सारे दार साहब का तो केस कोर्ट के जरिए जो है वो खत्म हुआ है। उसमें नैब का तो कोई, नैब ने खत लिखा है ना कि जनाब ये तो, और उसी वजह से जो नैब तरामीम के बाद उन्होंने कहा कि जी इसमें अब वो नहीं रहती। तो थे, इट वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इन्होंने अपने 4 सालों में तो कुछ साबित नहीं कर सके।
जब 4 साल में साबित नहीं कर सके, हीरोइन डालनी पड़ी, LNG में अंदर किया, जो LNG आज सस्ती पाकिस्तान में मिल रही है, आपने हमजा शहबाज को अंदर किया, तो जब आप 4 साल में कुछ साबित नहीं कर सके तो फिर ये बोगस केसेस का तो फिर इसी तरह वो फॉल आउट होगा ना। अब उस पर आप सियासत कर लें ये PTI वाले कि ये केसेस खत्म हो रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, कोई उनमें Times are tough for the PDM government, federal government. देखिए, टाइम इज़ टफ फॉर पाकिस्तान। ये मुश्किल हालात हैं, दुनिया में मुश्किल हालात हैं, हम इकॉनमी को मैनेज कर रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं आने लगी, ना कोई PTI लाने लगा है। PTI ख़राब कर सकता है इन हालात को, तो हम तो जिस हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारी असल परफॉर्मेंस जो है वो तो 2013 से 2018 में अवाम ने देखी। अभी तो ये 6-8 महीने। बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम का वक्त, हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अब इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।